नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी रात की सबसे प्यारी और रहस्यमयी कहानी में, मून एंड स्पार्कल्स। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिए। सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि यहाँ हम हर रात सुनाते हैं वो कहानियाँ जो नींद भी लाती हैं और सोचने पर भी मजबूर करती हैं। तो तकिए को ज़रा आराम से लगाइए, आंखें बंद कीजिए और खुद को उस पुराने भारतीय गांव में महसूस कीजिए, जहां पेड़ों से हवा गुजरती है, दूर किसी मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बजती हैं और कहीं आसमान में एक सफ़ेद कबूतरी उड़ रही है, जिसकी आंखों में छिपा है एक रहस्य। आज की कहानी है रहस्यमयी कबूतरी, एक डव के बारे में कहानी। एक ऐसी कहानी जहां सन्नाटा भी बोलता है और कबूतरों के पंखों के पीछे छिपा है अतीत का एक गहरा राज। अ डव दैट कीप्स अ हिडन सीक्रेट ऑफ द पास्ट। गांव का नाम था बेलवा। छोटा सा हरा भरा पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव। यहाँ के लोग सरल थे, सच्चे थे और रातें इतनी शांत होती थीं कि पत्तों की सरसराहट भी किसी गीत जैसी लगती। लेकिन पिछले कुछ महीनों से बेलवा में एक अजीब बात हो रही थी। हर रात ठीक आधी रात को गांव के मंदिर के ऊपर एक सफ़ेद कबूतरी दिखाई देती थी। कोई नहीं जानता था वो कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, पर सबने उसे देखा था, चांदनी में उड़ती हुई और उसके पंखों से झड़ती नीली सी रोशनी में। कहते हैं जो भी उसकी परछाई में आता है उसे उस रात अजीब सपने आते हैं, ऐसे सपने जिनमें कोई उसे पुकारता है, धीरे फुसफुसाते हुए, मुझे आज़ाद करो। गांव का एक लड़का था निहाल, 20-22 साल का, दिल से मासूम लेकिन जिज्ञासु। उसे बचपन से ही रहस्यों का शौक था। जब बाकी बच्चे पेड़ों पर चढ़ते थे, वो पुराने कुओं, मंदिरों और खंडरों में झांका करता था। एक रात निहाल अपने खेत से लौट रहा था। आसमान में चांद पूरा था और हवा में हल्की ठंडक थी। वो मंदिर के पास से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र ऊपर पड़ी। वो थी वही सफ़ेद कबूतरी, नीली चमक में नहाई हुई, शांत, सुंदर, लेकिन किसी दर्द में डूबी हुई। निहाल ठिठक गया। उसने धीरे से कहा, क्या तुम सच में कोई पक्षी हो या कुछ और? कबूतरी ने उसके शब्दों पर जैसे सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे मंदिर की मीनार पर बैठ गई। उसी वक्त निहाल के कानों में एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई लड़की धीरे से फुसफुसा रही हो, मेरी मदद करो। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, बस हवा थी और नीले पंखों की चमक। अगली सुबह गांव में अफवाहें फैल गईं। किसी ने कहा कबूतरी देवी का रूप है, किसी ने कहा किसी पुरानी आत्मा का रूप है, पर निहाल के अंदर अब बेचैनी बढ़ने लगी थी। वो जानना चाहता था कि आखिर ये सब क्या है। वो गया मंदिर के पुजारी पंडित हरिराम के पास। पंडित जी बूढ़े थे, पर आँखों में अनुभव की गहराई थी। पंडित जी, निहाल ने कहा, वो कबूतरी कौन है जो हर रात मंदिर के ऊपर बैठती है? पंडित जी ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर बोले, हर चीज़ जानने लायक नहीं होती बेटा। कुछ बातें जितनी छिपी रहें उतना अच्छा होता है। पर मैं उसे देख चुका हूँ, निहाल ने कहा। उसने मुझसे बात की थी। पंडित जी का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने तुमसे बात की? निहाल ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, मेरी मदद करो।
पंडित जी ने गहरी सांस ली और फिर बोले, तो अब तुम्हें संभल कर रहना होगा निहाल। वो कोई साधारण पक्षी नहीं है, वो किसी अधूरी आत्मा का प्रतीक है। निहाल के मन में तूफान था। वो डर नहीं रहा था, बल्कि और जानना चाहता था। उस रात उसने तय किया कि वो मंदिर में छिपेगा और देखेगा कि कबूतरी कहाँ से आती है। रात हुई, गांव सो गया, केवल चांद जाग रहा था और उसके नीचे निहाल। वो मंदिर के पीछे झाड़ियों में छिप गया। घंटों बीत गए और जब घड़ी ने आधी रात का संकेत दिया, तभी आसमान में एक नीली चमक दिखाई दी। कबूतरी फिर आई थी, धीरे धीरे नीचे उतरी और मंदिर की छत पर बैठी। फिर उसने अपने पंखों से कुछ गिराया। एक छोटा सा सफ़ेद पंख, जो हवा में तैरता हुआ सीधे निहाल के सामने आ गिरा। निहाल ने कांपते हुए वो पंख उठाया। पंख ठंडा नहीं था, गर्म था, जैसे किसी जीवित चीज़ का हिस्सा हो। और तभी उसके काना में वही आवाज़ गूंजी, निहाल, मुझे ढूंढो। वो घबरा गया और आसमान की ओर देखा, पर कबूतरी। अगले दिन निहाल ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। कई बुजुर्गों ने एक पुरानी घटना बताई। कई साल पहले गांव में एक लड़की थी, राधिका। सुंदर, दयालु और सबकी प्यारी। उसकी सगाई गांव के एक लड़के से हुई थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले वो अचानक गायब हो गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। लोगों ने सोचा वो किसी के साथ भाग गई होगी, पर उसकी माँ रोज़ मंदिर में जाकर रोती थी। फिर एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर एक घायल कबूतरी पाई गई। सफ़ेद, लेकिन उसके पंखों पर नीले रंग का धब्बा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा निहाल ने देखा था। उसी दिन के बाद गांव में कबूतरों का झुंड आना बंद हो गया और कई सालों तक मंदिर की छत पर सिर्फ वही एक सफ़ेद कबूतरी दिखती रही। निहाल अब यकीन कर चुका था कि वो कबूतरी कोई साधारण पक्षी नहीं, वो राधिका की आत्मा थी, जो अब भी किसी इंतज़ार में थी। उस रात वो फिर मंदिर गया। इस बार उसके हाथ में वही सफ़ेद पंख था। उसने उसे मीनार के पास रखा और कहा, अगर तुम सच में राधिका हो तो कोई निशान दो। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अचानक हवा का झोंका आया। पंख उड़कर मंदिर के अंदर चला गया। निहाल उसके पीछे गया, पर अंदर जो उसने देखा, उसकी सांसें थम गईं। मंदिर की दीवार पर किसी ने पुराने अक्षरों में लिखा था, मैं यहीं हूँ। नीचे ज़मीन पर हल्का सा नीला दाग चमक रहा था, जैसे किसी के आंसू उस पत्थर पर गिरकर रंग छोड़ गए हों। निहाल के हाथ कांपने लगे। तुम यहाँ हो? उसने धीरे से पूछा। कमरे में सन्नाटा। फिर पीछे से एक ठंडी हवा चली और कबूतरी उसके सामने आकर बैठ गई। उसकी आंखें अब पूरी नीली थीं। निहाल ने पहली बार उसे इतने पास से देखा। वो कोई डरावनी नहीं थी, बस उदास। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और ज़मीन पर एक छोटी सी माला गिराई, सूखी हुई पीले फूलों की। निहाल झुककर बोला, क्या ये तुम्हारा है? उसके जवाब में कबूतरी ने एक हल्की सी आवाज़ की, जैसे हाँ कह रही हो। निहाल ने वही माला उठाई और मंदिर की घंटी बजाई। मैं तुम्हारा सच जानूंगा, उसने कहा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। उस पल कबूतरी ने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ते हुए मंदिर के पीछे वाले पुराने बरगद के पेड़ की ओर चली गई। निहाल ने देखा, उस पेड़ के नीचे ज़मीन थोड़ी धसी हुई थी। वो दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा और मिट्टी हटाने लगा। धीरे धीरे एक पुराना कंगन दिखाई दिया, फिर एक सूखा फूल और उसके नीचे एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बिया। उसने उसे खोला
अंदर एक पुरानी चिट्ठी थी। लिखा था, अगर ये चिट्ठी किसी को मिले तो जान लेना मैं जिंदा नहीं रही। निहाल के हाथों से डिबिया गिर पड़ी। उसके कानों में हवा फिर से गूंज उठी। अब तुमने मेरा सच पा लिया है, अब मुझे मुक्त करो। कबूतरी ऊपर उड़ रही थी। उसके पंखों से नीली रोशनी अब पहले से तेज थी। और तभी निहाल को मंदिर के पीछे की दीवार पर एक छिपा हुआ दरवाज़ा दिखा, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो झुककर देखने लगा। दरवाज़ा आधा मिट्टी में दबा हुआ था, लेकिन उस पर वही निशान था जो चिट्ठी पर बना था, एक छोटा सा नीला पंख। निहाल अब समझ चुका था, उस कबूतरी का राज यहीं छिपा है। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था, बस हल्की नीली चमक जो कबूतरी के पंखों से गिरती हुई रास्ता दिखा रही थी। वो अंदर चला गया। धीरे धीरे हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और दीवारों से पुरानी धूप की गंध आ रही थी। अचानक दीवार पर कुछ उभरा, जैसे किसी ने हाथ से निशान बनाया हो। वो झुककर देखता है, वहीं लिखा था, राधिका। और उसके नीचे कुछ शब्द धीरे धीरे उभरने लगे, जैसे किसी ने अदृश्य स्याही से लिखा हो, कब्र के नीचे सच है। निहाल ने सांस रोक ली। कब्र? कौन सी कब्र? कबूतरी ने धीरे से उड़ान भरी और अंधेरे में गुम हो गई। वो अकेला था, लेकिन अब डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई जानने की चाह थी। और इसी पल से शुरू होती है रहस्यमयी यात्रा, जहां निहाल उस आत्मा की मुक्ति के लिए एक ऐसे रहस्य में उतरता है जिसे गांव ने वर्षों तक छिपाए रखा था। पर जो कुछ अब आगे होने वाला है, वो न केवल उसके विश्वास बल्कि उसकी जिंदगी बदल देगा। निहाल के कदमों की आहट पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। अंदर हवा ठंडी थी और नमी की गंध उसके नथनों में भर रही थी। कबूतरी कहीं नजर नहीं आ रही थी, पर उसकी नीली रोशनी अभी भी दीवारों पर हल्की चमक रही थी, जैसे उसे किसी मंजिल की ओर बुला रही हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक मोड़ पार करते ही उसे जमीन पर कुछ चमकता दिखा। वो झुका और देखा, वहां मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना चांदी का पायल था। उसने उसे उठाया और तुरंत उसकी हथेली में एक झटका सा लगा। उसके कानों में वही लड़की की आवाज़ फिर गूंजी, तुम पास आ रहे हो, अब पीछे मत हटना। निहाल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पायल जेब में रखी और आगे बढ़ गया। अब गुफा जैसी सुरंग खुलने लगी थी। पत्थरों की दीवारें थोड़ी चौड़ी हुई और अंदर की हवा और ठंडी। आगे एक पुराना दीपक पड़ा था, जो शायद बहुत साल पहले किसी ने वहीं छोड़ा था। निहाल ने जेब से माचिस निकाली, दीपक जलाया और चारों ओर देखा। दीपक की रोशनी में पुरानी दीवारों पर उभरे चित्र दिखने लगे। किसी ने कभी वहां हाथों से कुछ उकेरा था। पहले तो बस आकृतियां दिखीं, फिर धीरे धीरे समझ आया वो किसी शादी के दृश्य थे। दूल्हा, दुल्हन, मंदिर और आसमान में उड़ते कबूतर। लेकिन आखिरी चित्र देखकर उसका गला सूख गया। वो दिखा रहा था कि एक लड़की को एक पेड़ के नीचे बंद किया जा रहा है और आसमान में उड़ते हुए कबूतर आंसुओं की तरह कुछ गिरा रहे हैं। निहाल के रोंगटे खड़े हो गए। वो वही बरगद का पेड़ था जहां से उसने डिबिया निकाली थी। वो जान गया कि ये जगह वही है जहां राधिका की आखिरी यादें बंद हैं। उसने आगे देखा। एक पत्थर का छोटा सा दरवाज़ा और था, जो आधा खुला हुआ था। वो ढकेल कर अंदर गया। अंदर का कमरा गोल था। दीवारों पर नीली रोशनी झिलमिला रही थी और बीचों बीच
पत्थर से बनी एक छोटी कब्र थी। उस पर फूलों के मुरझाए निशान थे और पास में एक छोटा पीतल का दीपक रखा था जिसमें अब भी हल्की सी लौ झिलमिला रही थी। निहाल वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं। राधिका, उसने फुसफुसाया, क्या यही तुम्हारी आखिरी जगह है? उसके होठों से निकले शब्द हवा में तैर गए। कुछ पल बाद अचानक दीवारों पर नीली लहरें दौड़ने लगीं। कब्र के पास हवा गाढ़ी होने लगी और वहां से वही सफ़ेद कबूतरी प्रकट हुई। वो धीरे धीरे हवा में तैर रही थी, पर इस बार उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर आवाज़ नहीं निकल पा रही हो। निहाल ने कहा, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो बताओ मुझे क्या करना होगा। कबूतरी उसके सामने आकर रुकी। उसने अपने पंखों से ज़मीन पर एक आकृति बनाई, 3 गोल निशान और एक रेखा। फिर वो दीवार की ओर मुड़ी जहाँ हल्की सी नीली चमक दिखाई देने लगी। निहाल ने देखा वो चमक धीरे धीरे एक दरवाजे का आकार लेने लगी। कबूतरी उस रोशनी में समा गई। निहाल ने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे के पार कदम रखा। अचानक उसके चारों ओर अंधेरा छा गया, सिर्फ एक ठंडी हवा बह रही थी। फिर धीरे धीरे सामने दृश्य साफ हुआ। वो किसी और समय में पहुंच चुका था। गांव वही था, पर सब कुछ पुराना लग रहा था। लोगों के कपड़े, घर और माहौल जैसे 100 साल पहले के हों। गांव की चौपाल पर कुछ लोग जमा थे। बीच में एक लड़की बैठी थी। उसकी आंखें नम थीं और पैरों में वही चांदी का पायल। निहाल समझ गया, वो राधिका थी। भीड़ में कोई चिल्ला रहा था, इसने गांव पर अपशकुन लाया है, इसे पेड़ के नीचे बांध दो। राधिका रो रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, पर किसी ने नहीं सुना। लोगों ने उसे खींचकर बरगद के पेड़ के नीचे ले जाया। निहाल चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बस देखता रहा जब उन्होंने उस पर मिट्टी और राख डाल दी और उसके ऊपर मिट्टी के ढेले रख दिए। राधिका की आंखें निहाल की ओर देख रही थीं, जैसे उसे देख पा रही हो। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और वो आंसू ज़मीन पर गिरते ही एक सफ़ेद कबूतरी में बदल गया। निहाल ने देखा, कबूतरी उड़ गई और लोगों के सिरों पर घूमने लगी। हर उड़ान के साथ एक नीली राख की लहर उठ रही थी। लोग डरकर भागे। अगले ही पल दृश्य धुंधला होने लगा। हवा में राधिका की आवाज़ गूंज रही थी, अब तुम देख चुके हो, अब तुम जान चुके हो। निहाल के सामने फिर वही नीली रोशनी उभरी और वो वापस उसी गुफा में लौट आया। कब्र के पास दीपक अब बुझ चुका था, पर ज़मीन पर कुछ नया पड़ा था, एक चांदी की डिबिया और उसके ऊपर एक नीला पंख। निहाल ने कांपते हुए डिबिया उठाई। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से हल्की सी हवा निकली और राधिका की कोमल आवाज़ सुनाई दी, मुक्ति मिली, अब शांति है। कबूतरी की परछाई हवा में उठी और धीरे धीरे छत की ओर गायब हो गई। गुफा फिर से शांत थी, सिर्फ निहाल की सांसें गूंज रही थीं। वो समझ चुका था कि हर रहस्य में एक आत्मा होती है और हर आत्मा को बस समझने की ज़रूरत होती है। वो बाहर निकला। आसमान में हल्की सुबह हो चुकी थी। बरगद का पेड़ हवा में झूम रहा था और उसकी डाल पर वो सफ़ेद कबूतरी बैठी थी, अब शांत, स्थिर, जैसे उसने अपनी मंजिल पा ली हो। निहाल मुस्कुराया, धीरे से बोला, अब सब खत्म हुआ राधिका। कबूतरी ने सिर झुकाया और उड़कर आसमान में खो गई। गांव की हवा
पहली बार सुकून भरी लगी। नीली रोशनी अब पूरी तरह मिट चुकी थी और सूरज की पहली किरण बरगद की पत्तियों से होकर निहाल के चेहरे पर पड़ी। उसने आंखें बंद की और गहराई से सांस ली। अब रहस्य खत्म था, बस शांति बाकी थी। निहाल गांव लौट आया था, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उस रात के बाद से उसे लगने लगा, गांव की हवा अब वैसी नहीं रही। पहले जहां डर और बेचैनी थी, अब एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लोगों ने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे अब कोई छाया नहीं गिरती। वो जगह जो हमेशा ठंडी और भयानक लगती थी, अब बच्चों के खेलने की जगह बन गई थी। निहाल हर सुबह वहीं जाता, धीरे से पेड़ को प्रणाम करता और ज़मीन पर कुछ फूल रख देता। शाम को वही कबूतरी दिखाई देती, बरगद की सबसे ऊंची डाल पर बैठी, नीचे झुककर जैसे उसे देखती हो, जैसे निगरानी कर रही हो कि गांव में फिर से कोई अन्याय ना हो। एक दिन गांव का पुराना पुजारी, जो उस वक्त भी जिंदा था जब राधिका की घटना हुई थी, निहाल के पास आया। उसने कहा, बेटा, जो तूने किया वो सिर्फ एक आत्मा की मुक्ति नहीं थी, वो हमारे पूरे गांव का शुद्धिकरण था। निहाल ने सिर झुका दिया। पुजारी ने उसकी हथेलियों में कुछ रखा। वो वही चांदी की पायल थी जो उसने गुफा में पाई थी। पुजारी बोला, राधिका का श्राप अब खत्म हो गया है, पर ये पायल याद दिलाएगी कि सच और दया से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। निहाल ने पायल को अपने घर के मंदिर में रख दिया। हर रात जब वो दीपक जलाता तो खिड़की के पास वही सफ़ेद कबूतरी बैठी दिखती। वो बस कुछ देर तक उसे देखती और फिर उड़ जाती और कमरे में हल्की सी नीली रोशनी फैल जाती। धीरे धीरे गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। खेतों में फसलें फिर से लहलहाने लगीं। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। जो घर पहले सूने पड़े थे, वो अब रोशनी से भर गए थे। लेकिन एक चीज़ थी जो किसी ने नहीं देखी। हर पूर्णिमा की रात बरगद के पेड़ के नीचे हल्की नीली चमक उठती। वो ना कोई डरावनी थी, ना कोई भूतिया, बस एक शांत मधुर सी लहर, जैसे राधिका अब भी वहाँ हो, गांव की रखवाली कर रही हो। निहाल की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब गांव के बच्चों को कहानियाँ सुनाता, ऐसी कहानियाँ जिनमें रहस्य भी हो और सीख भी। लोग कहते, निहाल के पास कोई वरदान है, उसकी हर कहानी में सुकून छिपा होता है। कभी-कभी जब वो बोलता तो हवा में कबूतरी के पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती, जैसे कोई अदृश्य श्रोता हर शब्द को ध्यान से सुन रहा हो। एक रात जब हल्की बरसात हो रही थी, निहाल अपने आंगन में बैठा था। कप में चाय थी और पास वही पुरानी डिबिया रखी थी, अब हमेशा बंद रहती थी। उसने ऊपर देखा, बरगद के पेड़ की डाल पर वही सफ़ेद कबूतरी बैठी थी, पर इस बार उसके साथ एक और थी। दोनों कबूतर एक दूसरे के पास झुके हुए, बारिश की बूंदों में भीगे हुए। निहाल मुस्कुराया, लगता है राधिका को साथी मिल गया। उसी पल हवा चली और उसकी डिबिया अपने आप खुल गई। अंदर सिर्फ एक शब्द लिखा था, धन्यवाद। निहाल की आंखें नम हो गईं। वो समझ गया कि राधिका अब पूरी तरह मुक्त है। उस दिन के बाद कबूतरी कभी नहीं दिखी। बरगद पर अब बस पत्तों की सरसराहट होती और हर सुबह सूरज की पहली किरणें उस पेड़ को ऐसे छूतीं जैसे कोई आशीर्वाद दे रहे हों। वक्त बीतता गया, निहाल बूढ़ा हो गया, पर उसकी कहानियाँ गांव के बच्चों तक पहुँची।
हर पीढ़ी उस कबूतरी की दास्तान सुनती रही और ये मानती रही कि जहाँ सच्चाई और करुणा होती है वहाँ कभी कोई आत्मा भटक नहीं सकती। कई साल बाद जब गांव में नया रास्ता बना तो लोगों ने उस बरगद के पास एक पत्थर की शिला लगाई। उस पर लिखा था, यहाँ कभी एक राधिका रहती थी जिसकी आत्मा अब हमारे गांव की रक्षक है। आज भी जब कोई राहगीर उस पेड़ के पास से गुजरता है तो हवा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। सत्य में ही मुक्ति है और प्रेम में ही शांति। नीली रोशनी अब नहीं उठती, पर रात की हवा में एक अजीब सी मिठास रहती है, जैसे रहस्यमयी कबूतरी अब भी आसमान से हर उस आत्मा को सुकून दे रही हो जो अब भी भटक रही है। और जब भी कोई बच्चा उस कहानी को सुनते सुनते आंखें बंद करता है तो लगता है कि वो नीली रोशनी फिर से जगी, धीमी, नरम और सुकून भरी। रात धीरे धीरे खामोश हो जाती है और बस वही मधुर आवाज़ सुनाई देती है, शुभ रात्रि। निहाल ने उस सुबह गहरी सांस ली और गांव की ओर लौट आया। बरगद का पेड़ अब शांत था और हवा में वो नीली हल्की चमक कहीं नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रह गई थी, जैसे किसी रहस्य ने उसके अंदर गहरी जड़ें जमा ली हों। गांव वाले उसे देखकर मुस्कुराए, भी जानते थे कि निहाल अब अलग हो गया है। उसकी आंखों में वही चमक थी जो किसी ने कभी नहीं देखी थी, पर किसी ने भी उससे सवाल नहीं किया। निहाल खुद भी सोचता रहा कि क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई घटना घटी। रात के समय खेतों में काम कर रहे लोगों ने देखा कि सफ़ेद कबूतरों का एक झुंड अजीब तरह से उड़ रहा है। वे केवल ऊंचाई में नहीं, बल्कि उनके चारों ओर घुमावदार रेखाएं बनाते हुए उड़ रहे हैं। लोग डर गए। किसी ने कहा, ये वही कबूतरी नहीं है जो राधिका की आत्मा थी। दूसरे ने कहा, शायद ये कुछ और है, कोई चेतावनी। निहाल ने खुद जाना कि ये आवाज़ें और उड़ानें सिर्फ मन का भ्रम नहीं थीं। कबूतरों के पंखों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी और हवा में एक ठंडी सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। नए रहस्य के लिए तैयार रहो। निहाल ने तय किया कि वो फिर से गुफा की ओर जाएगा। वो जानता था कि इस बार उसे सिर्फ राधिका की मदद नहीं करनी है, बल्कि किसी और को भी सच्चाई के पास लाना होगा। रात की छाया उसके साथ थी, लेकिन डर नहीं, बस जिज्ञासा और साहस। गुफा में प्रवेश करते ही उसे लगा कि वातावरण बदल गया है। दीवारें अब और गहरी और हवा में अजीब तरह की गंध थी। दीपक जलाते हुए निहाल आगे बढ़ा। जितना आगे गया, हवा में नीली चमक और तेज होने लगी। सुरंग के अंत में उसने देखा कि दीवार पर पुराने चित्र उभर रहे हैं। ये चित्र किसी गांव के इतिहास की झलक दिखा रहे थे। पिछले कई सालों में हुए घटनाओं की तस्वीरें जैसे धीरे धीरे दीवार पर जीवंत हो रही हों, और उन चित्रों में एक बार फिर वही नीली रोशनी थी जो किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। निहाल ने देखा कि दीवार पर एक नया निशान उभर रहा है। वो निशान किसी वृत्त जैसा था, जिसमें छोटे छोटे पंख के आकार बने थे, जैसे कोई संदेश देना चाहता हो। उसने निशान को छुआ और अचानक सुरंग का फर्श हिलने लगा। नीली रोशनी तेज हो गई और हवा में हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम सही रास्ते पर हो, आगे बढ़ो। जैसे ही निहाल आगे बढ़ा, उसने देखा कि सामने एक छोटी सी कक्ष खुली है। कक्ष में हवा स्थिर थी, पर बीच में एक गोलाकार प्लेटफॉर्म था, जिस पर नीली रोशनी लगातार घूम रही थी। निहाल ने प्लेटफॉर्म को छुआ। तुरंत उसके चारों ओर दृश्य बदलने लगे। अब वो गांव के पुराने समय में पहुंच चुका था। वहां वही बरगद
और वही गांव के लोग थे, लेकिन कुछ अजीब था। कुछ लोग हवा में उड़ते पंखों को देख रहे थे। निहाल ने महसूस किया कि ये कोई सपना नहीं है, ये समय की परतें थीं जो उसे दिखा रही थीं कि गांव में और भी आत्माएं थीं जिन्हें मदद की ज़रूरत थी। उसी समय उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला नीली रोशनी में खड़ी है। उसकी आंखें निहाल की ओर देख रही थीं। उसके हाथ में एक पुराना लोटा था जिसमें नीली रोशनी संचित थी। महिला ने धीरे से कहा, अगर तुम सच्चाई को जानना चाहते हो तो खुद को विश्वास की आग में झोंक दो। निहाल ने बिना डर के लोटा उठाया। जैसे ही उसने लोटा छुआ, नीली रोशनी उसके हाथों से बहने लगी। उसने महसूस किया कि ये रोशनी सिर्फ कोई शक्ति नहीं, बल्कि गांव के हर व्यक्ति के अतीत की यादें थीं, जो समय के साथ दब गई थीं। रोशनी में उसने देखा कि गांव के लोग अपने कार्यों से कितने खुश थे और कितने दुखी। कभी किसी ने किसी की मदद की तो कोई अन्याय किया। रोशनी ने सब कुछ सामने ला दिया, अच्छाई और बुराई दोनों। निहाल समझ गया कि अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ राधिका की नहीं थी। गांव के अतीत और वर्तमान को जोड़कर उसे हर आत्मा की मदद करनी होगी, क्योंकि नीली रोशनी अब सिर्फ राधिका की नहीं थी, ये पूरे गांव की आत्माओं की प्रतीक बन गई थी। उसने लोटा जमीन पर रखा और नीली रोशनी ने उसके चारों ओर घूमते हुए उसे नई दिशा दिखाई। एक पुरानी कक्ष की ओर, जहाँ कई चिट्ठियाँ, पायल और अन्य वस्तुएं रखी थी। हर वस्तु किसी आत्मा की कहानी कह रही थी। निहाल ने एक एक करके हर वस्तु को उठाया और उनके पीछे छिपे संदेश को पढ़ा। कुछ कहानियाँ दुखद थी, कुछ सुखद, पर हर कहानी में एक ही चीज़ थी, सत्य और करुणा की शक्ति। रात भर निहाल ने उन वस्तुओं के माध्यम से हर आत्मा की मुक्ति के उपाय किए। नीली रोशनी उसकी मदद कर रही थी, पर कभी-कभी उसका हाथ भी कांपता था, क्योंकि बहुत सारी पीड़ा और दुख उसके सामने आ रहा था। सुबह होने लगी। सूरज की किरणें सुरंग में दाखिल हुईं। नीली रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। निहाल ने आखिरी वस्तु रखी और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि गांव अब सच में शांति की ओर बढ़ रहा है। गांव लौटते हुए निहाल ने देखा, बरगद का पेड़ अब और अधिक विशाल लग रहा था। पत्तियों की सरसराहट में वो हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, धन्यवाद निहाल, तुमने हमें मुक्त किया। उस दिन के बाद गांव में सिर्फ एक नई परंपरा शुरू हुई। हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग दीपक जलाते और नीली रोशनी की याद में खामोशी से अपनी पीढ़ियों को सच्चाई और करुणा की शिक्षा देते। निहाल ने समझ लिया, सत्य और दया दोनों मिलकर किसी आत्मा को शांति दे सकते हैं, और वही रहस्यमयी कबूतरी जो एक समय राधिका की प्रतीक थी, अब सिर्फ एक स्मृति बनकर गांव के साथ थी। गांव के लोग धीरे धीरे नई कहानियां सुनाने लगे। कबूतरी की कहानी, राधिका की कहानी और निहाल की साहसिक यात्रा हर रात बच्चों को नींद और शांति देती। कभी-कभी जब रात शांत होती और हवा हल्की चलती, तो कोई सुन सकता था नीली रोशनी की हल्की झिलमिलाहट और एक धीमी फुसफुसाहट कि सत्य में ही मुक्ति है और प्रेम में ही शांति। निहाल अब बूढ़ा हो गया था, पर उसकी आंखों में वही चमक थी। हर बच्चा जो उसकी कहानी सुनता, उसकी आंखों में नीली रोशनी की झिलमिलाहट देख पाता। और यही रहस्यमयी कबूतरे की असली शिक्षा थी कि सच्चाई, करुणा और साहस हमेशा शांति और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। कुछ साल बीत गए। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। खेत हरे भरे थे, लोग खुशहाल थे
और बरगद का पेड़ अपनी पुरानी छाया के साथ गांव की शांति का प्रतीक बन चुका था। निहाल अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसका मन हमेशा उत्सुक रहता। वो अक्सर गांव के बच्चों को पुराने रहस्यों की कहानियां सुनाता और हर कहानी में वो नीली रोशनी और रहस्यमय कबूतरी की बातें जोड़ता। एक दिन निहाल खेत में काम कर रहा था। आसमान पर हल्का सा बादल छाया हुआ था और हवा में एक ठंडी ताजगी थी। तभी उसने देखा एक सफ़ेद कबूतरी आकाश में घूम रही थी, पर इस बार उसके पंखों से हल्की हरी चमक भी निकल रही थी। निहाल ने महसूस किया कि ये वही रहस्यमयी शक्ति है जो समय समय पर गांव की रक्षा करती रही है। कबूतरी धीरे धीरे बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठ गई और निहाल की ओर झुकी, जैसे कुछ संदेश देना चाहती हो। उस रात निहाल ने तय किया कि वो फिर से बरगद के नीचे जाकर देखेगा। वो जानता था कि अब भी गांव में कुछ रहस्य छुपा है। शाम ढलते ही उसने दीपक जलाया और पुराने निशानों की ओर बढ़ा। बरगद के नीचे उसने देखा कि ज़मीन पर हल्की सी नीली और हरी चमक फैली हुई थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ वहाँ कुछ लिख रहा हो। निहाल झुककर उसने ज़मीन को छुआ। तुरंत उसे लगा कि उसकी आंखों के सामने गांव के अतीत और वर्तमान की झलकियां खुल रही हैं। वो देख रहा था कि गांव के कुछ घरों में लोग छोटी छोटी मदद कर रहे हैं। कुछ लोग एक दूसरे की दुर्दशा में उलझे हुए हैं। नीली और हरी चमक से पता चल रहा था कि किसकी आत्मा संतुष्ट है और किसकी परेशान। निहाल ने महसूस किया कि अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ राधिका या किसी एक आत्मा की नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की ऊर्जा और शांति को संतुलित करना उसका काम बन गया है। वो धीरे धीरे हर घर गया जहां रोशनी संकेत दे रही थी और वहां के लोगों को समझाया, मदद करने के लिए प्रेरित किया। रात भर निहाल ने गांव के हर कोने में जाकर नीली हरी रोशनी की शक्ति का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे गांव में सब शांत हो गया। लोगों के दिलों में सुकून और दया लौट आई। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणों ने बरगद के पेड़ को छुआ। नीली हरी रोशनी अब धीरे धीरे फीकी पड़ गई। निहाल ने देखा कि बरगद के नीचे अब कोई अजीब चमक नहीं रह गई। सिर्फ हवा में हल्की सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई कह रहा हो, सभी को शांति मिली। गांव के लोग अब हर पूर्णिमा की रात दीपक जलाने लगे, पर इस बार सिर्फ राधिका के लिए नहीं, बल्कि गांव के हर घर और हर आत्मा की मुक्ति और शांति के लिए। निहाल ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब ख़त्म नहीं हुई है, पर अब वो अकेला नहीं है। कबूतरी, नीली हरी रोशनी और गांव के लोग सब मिलकर एक नई पीढ़ी को सिखा रहे थे कि प्रेम, करुणा और सत्य ही असली शक्ति है। कुछ साल बाद जब निहाल बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने गांव के बच्चों को बताया, सच्चाई और दया से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो आत्मा परेशान होती है उसे सिर्फ समझ और साहस की ज़रूरत होती है। हर रहस्यमय घटना सिर्फ एक सीख है जो हमें बेहतर इंसान बनाती है। उस रात निहाल के पास वही सफ़ेद कबूतरी आई। अब वो न केवल एक आत्मा की प्रतीक थी, बल्कि पूरे गांव की सुरक्षा और मार्गदर्शन की निशानी बन चुकी थी। निहाल ने उसे देखा, मुस्कुराया और बोला, अब तुम सुरक्षित हो और मैं भी। कबूतरी ने पंख फैलाए, धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ गई और उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। गांव अब पूरी तरह से शांत और खुशहाल था। हर बच्चे के सपनों में नीली हरी रोशनी की झिलमिलाहट होती थी और निहाल के आखिरी शब्द हमेशा याद किए जाते, सत्य, करुणा
और साहस, यही रहस्यमयी ताकत है। बरगद का पेड़ अब सदियों तक खड़ा रहा, गांव की कहानियों का प्रतीक बनकर। और उस नीली हरी रोशनी की याद में हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग दीपक जलाते और फुसफुसाहट सुनते। शांति और मुक्ति हमेशा साथ हैं। समय बीतता गया और गांव अब पहले से भी शांत और खुशहाल हो गया था। खेत हरे भरे थे, बच्चे खेलते थे और बरगद का पेड़ गांव की शांति और सुरक्षा का प्रतीक बन चुका था। निहाल अब काफ़ी बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। वो हर सुबह बरगद के पास जाता, धीरे से उसे प्रणाम करता और उसके नीचे बैठकर बच्चों को कहानियाँ सुनाता। एक दिन अचानक गांव में अजीब सी हलचल मची। लोगों ने देखा कि सफ़ेद कबूतरी और उसके साथ एक छोटी सी नीली रोशनी आसमान में घूम रही है। पर इस बार रोशनी कुछ अलग थी, जैसे कोई नया संदेश देने आई हो। निहाल तुरंत बरगद के पास पहुंचा। कबूतरी उसके सामने रुक गई और पंखों से हवा में कुछ आकृतियां बनाईं। आकृतियां बिल्कुल स्पष्ट थीं, किसी दिशा की ओर इशारा कर रही थीं। निहाल समझ गया कि अब उसे फिर से एक यात्रा पर जाना होगा, पर इस बार ये केवल गांव की नहीं, बल्कि पूरे आसपास के क्षेत्र की आत्माओं और रहस्यों की यात्रा होगी। रात ढलते ही उसने दीपक जलाया और सफ़ेद कबूतरी के पीछे चल दिया। जैसे ही वो गुफा की ओर पहुंचा, हवा ठंडी और गहरी हो गई। दीवारों पर पुराने निशान और चित्र धीरे धीरे जीवित हो उठे, जैसे कोई अतीत उसे अपने भीतर खींच रहा हो। सुरंग के अंत में निहाल ने देखा कि पुरानी कक्षाओं की तुलना में अब कई नई कक्षाएं खुल गई हैं। हर कक्ष में एक नई आत्मा प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ रो रही थीं, कुछ चुपचाप अपनी पीड़ा बयां कर रही थीं। नीली रोशनी ने निहाल को संकेत दिया कि वो हर आत्मा की मदद करे, उनकी पीड़ा को समझे और उन्हें शांति दिलाने के उपाय खोजे। निहाल ने धीरे धीरे हर कक्ष का निरीक्षण किया। कभी किसी वस्तु को छूना पड़ा, कभी किसी आवाज़ का अनुसरण करना पड़ा। हर बार उसकी हिम्मत और विश्वास की परीक्षा होती। रात के बीच में उसे एक कक्ष में एक छोटा बच्चा मिला, जो किसी पुरानी घटना से बंधा हुआ प्रतीत हो रहा था। बच्चे की आंखें निहाल की ओर देख रही थीं और नीली हरी रोशनी उसके चारों ओर फैल रही थी। निहाल ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बच्चे ने सिर हिलाया और उसके हाथों में एक छोटी चाबी थी। जैसे ही निहाल ने वो चाबी ली, नीली रोशनी तेज हो गई और हवा में फैल गई। अचानक सुरंग में हल्की गूंज हुई। निहाल ने देखा कि कई और आत्माएं जाग रही थीं और धीरे धीरे उन्होंने शांति पाई। नीली हरी रोशनी हर कक्ष में फैल गई और पुरानी पीड़ा अब धीरे धीरे मिटने लगी। सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरणें गुफा में दाखिल हुईं। नीली हरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। निहाल ने महसूस किया कि हर आत्मा को मुक्ति मिल गई है। वो बाहर आया और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। हवा में हल्की फुसफुसाहट थी। शांति और मुक्ति अब स्थायी हैं। निहाल ने मुस्कुराया और बच्चों की ओर देखा, जो उसकी कहानियां सुनकर नींद में सुकून पा रहे थे। उस दिन निहाल ने समझा कि सत्य, करुणा और साहस की शक्ति सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि ये पूरे गांव
और हर आत्मा की सुरक्षा करती है। बरगद का पेड़ अब सदियों तक खड़ा रहेगा और रहस्यमयी कबूतरी की कहानी हर पीढ़ी के लिए सीख और शांति का प्रतीक बन जाएगी। बरसों बीत चुके थे। गांव अब और भी शांत था, पर हर रात जब चांद आसमान में चमकता तो नीली हरी रोशनी बरगद के चारों ओर हल्के से झिलमिलाती। लोग मानते थे कि ये निहाल और राधिका की आत्माओं के आशीर्वाद रूपी छाया है। निहाल अब नहीं था। वो शांतिपूर्वक अपनी आखिरी सांस उसी बरगद के नीचे ली थी जहां उसने पहली बार उस नीली रोशनी को देखा था। गांव वालों ने उसी जगह एक दीपक स्थायी रूप से जला दिया। वो दीपक कभी बुझता नहीं था। हर रात उसकी लौ नीली आभा बिखेरती। सालों बाद निहाल की पोती काव्या बड़ी हुई। उसके बालों में वही हल्की नीली झिलमिल थी और उसकी आंखों में वही जिज्ञासा जो निहाल की थी। काव्या को हमेशा महसूस होता कि बरगद के पास कोई उसे देख रहा है, कोई जो बस मुस्कुराता है और उसे दिशा दिखाता है। एक दिन वो बरगद के नीचे खेल रही थी जब अचानक उसके सामने वही सफ़ेद कबूतरी उतरी। अब उसके पंखों में 3 रंगों की चमक थी, नीला, हरा और हल्का सुनहरा। काव्या ने कबूतरी को देखा और मुस्कुराई। क्या तुम दादाजी की दोस्त हो? उसने धीरे से पूछा। कबूतरी ने सिर झुकाया। हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। हाँ, और अब तुम्हारी बारी है काव्या। काव्या को डर नहीं लगा। वो बरगद के तने को छूकर बोली, दादाजी ने जो शुरू किया था मैं उसे पूरा करूंगी। उसी रात काव्या को एक सपना आया। वो गुफा के भीतर थी, जहां अब कई नई चमकदार रोशनियां थी। हर रोशनी किसी आत्मा की नहीं, बल्कि किसी अनकहे रहस्य की थी। एक रोशनी उसके पास आई और धीरे से बोली, तुम्हारे गांव की शांति अब खतरे में है। काव्या ने चौंक कर पूछा, कैसे? समय का संतुलन बिगड़ रहा है। जब सत्य को कोई ना माने तो मुक्ति अधूरी रह जाती है। सुबह जब वो जागी तो उसने देखा कि उसके हाथ में मिट्टी से बना एक छोटा सा प्रतीक था, ठीक वही जो निहाल को गुफा में मिला था। वो समझ गई कि ये कोई संयोग नहीं। काव्या ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। वो बोली, हमारी धरती में अब भी कुछ कहानियाँ छिपी हैं। हमें उन्हें सुनना और समझना होगा। बच्चे हंसने लगे, लेकिन उसकी आंखों में चमक देखकर सब चुप हो गए। रात को जब सब सो गए, काव्या अकेली बरगद के नीचे आई। कबूतरी फिर उतरी और उसके पास आई। हवा में हल्की फुसफुसाहट हुई। क्या तुम तैयार हो? काव्या ने सिर हिलाया। नीले हरे सुनहरी रोशनी ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया। वो धीरे धीरे हवा में उठने लगी। बरगद, खेत, गांव सब धुंधले होने लगे और अगले पल वो एक प्राचीन जंगल में थी। जंगल की हवा में इतिहास की गंध थी। पेड़ों के बीच पुराने खंडहर, टूटे दीपक और बिखरे पंख पड़े थे। काव्या ने महसूस किया कि ये वही जगह है जहां उसके दादाजी की यात्रा शुरू हुई थी। बस अब समय बहुत आगे बढ़ चुका था। वो आगे बढ़ी तो उसे एक पुराना पत्थर मिला जिस पर खुदे अक्षर थे, सत्य बुझ नहीं सकता, बस प्रतीक्षा करता है। अचानक उसके आसपास रोशनी फैल गई। नीले हरे सुनहरी लहरें पेड़ों के बीच नाचने लगी। हर लहर में एक आवाज़ थी, कुछ हंसी, कुछ आहें, कुछ प्रार्थनाएं।
काव्या ने आंखें बंद की और बोली, जो कुछ छिपा है वो सामने आए। तुरंत हवा थम गई, पेड़ों की जड़ें हिली और एक छोटी सी चट्टान के नीचे से एक पुरानी पायल बाहर आ गई। उस पायल से वही नीली रोशनी फूटने लगी। काव्या ने उसे छुआ और उसके सामने राधिका की आत्मा प्रकट हुई, शांत, मुस्कुराती हुई। उसने पूछा, तुम निहाल की पोती हो? काव्या ने सिर झुकाया। हाँ, और मैं आपकी कहानी जानती हूँ। राधिका बोली, तुम्हारे दादाजी ने हमें मुक्ति दी, लेकिन अब तुम्हें सत्य की विरासत को बचाना होगा। जब तक प्रेम और करुणा जीवित रहेंगे, हम सब इसी रोशनी में रहेंगे। काव्या की आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान भी। उसने कहा, मैं वादा करती हूँ, कभी झूठ या भय को इस गांव की शांति नहीं छूने दूंगी। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब मेरी कहानी पूरी हुई। और वह नीली हरी रोशनी में विलीन हो गई। काव्या ने पायल को बरगद के नीचे रखा और उस दिन से हर बार जब कोई बच्चा झूठ बोलता तो उसे नीली रोशनी दिखाई देती, एक हल्की याद कि सत्य भले ही शांत हो, कभी समाप्त नहीं होता। बरगद का पेड़ अब 3 रंगों से जगमगाता था, नीला, हरा और सुनहरा। काव्या जब भी वहाँ बैठती, कबूतरी उसके पास आती और हवा में वही फुसफिसाहट गूंजती, सत्य में ही मुक्ति है, प्रेम में ही शांति। गांव के बच्चे अब उसे नन्ही निहाल कहते थे, क्योंकि उसमें वही आत्मा थी, वही करुणा, वही साहस और वही नीली रोशनी की चमक। और रहस्यमय कबूतरी, वह अब हर घर की दीवारों पर पंखों की छाया छोड़ जाती, ताकि लोग भूले नहीं कि जब भी अंधकार बढ़ेगा, सत्य फिर रोशनी लेकर लौटेगा। रात का आधा हिस्सा बीत चुका था। आसमान में चांद पूरा गोल था और उसकी रोशनी बरगद के पत्तों पर पड़ रही थी। नीला उजाला हर तरफ फैला हुआ था, जैसे कोई स्वर्गीय पर्दा धरती पर उतर आया हो। निहाल ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, न मिट्टी की, न फूलों की, बल्कि जैसे किसी प्राचीन स्मृति की। उसने कबूतरी की ओर देखा, जो अब उसके पास चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक पहले से कहीं ज़्यादा तेज थी। अचानक हवा में एक आवाज़ गूंजी, धीमी लेकिन इतनी गहरी कि आत्मा तक उतर जाए। समय का चक्र फिर घूम चुका है निहाल, अब दूसरी यात्रा शुरू होगी। निहाल ने सिर उठाया। कौन बोल रहा है? हवा में नीले धुएं का एक गोला बना और उसमें से एक आकृति प्रकट हुई, किसी देवी जैसी, पर मानवीय करुणा से भरी। उसके बाल हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे और उसकी आंखों में वो शांति थी जो शायद केवल अनंत काल में ही मिलती है। मैं काल किरण हूँ, उसने कहा, और अब तुझे उस सत्य की ओर जाना होगा जिसे कबूतरी ने छुपा रखा है, वह सत्य जो सभी आत्माओं की मुक्ति का कारण है। निहाल कुछ कहने ही वाला था कि कबूतरी ने अपने पंख फैलाए और नीली रोशनी हवा में घूमने लगी। उस रोशनी के बीच एक दरवाज़ा खुला, मानो समय की परतों में एक झरोखा। उसके पार एक पुराना जंगल था, काई से ढकी ज़मीन, चुप्पी से भरी हवा और हर पेड़ की जड़ में कोई अनकहा राज दफन।
निहाल ने धीमे कदमों से उस दरवाजे में प्रवेश किया। जैसे ही उसने कदम रखा, हवा में कई आवाज़ें फुसफुसाईं। आ गए, बहुत देर से आए। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन साथ ही भीतर से एक अजीब सुकून भी था। उसने देखा, हर पेड़ की छाल पर किसी पुराने नाम की आकृति उकेरी गई थी। कभी मानवीय चेहरा, कभी किसी पशु का, कभी किसी देवी का चिन्ह। निहाल समझ गया कि ये कोई साधारण जंगल नहीं है, ये आत्माओं का वन है, जहाँ समय का हर बंधन टूट जाता है। अचानक एक पेड़ के नीचे उसे एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसकी उम्र 7-8 साल से ज़्यादा नहीं होगी। वो चुपचाप मिट्टी में कुछ बना रही थी, एक कबूतरी की आकृति। निहाल पास गया। बेटी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। मैं कबूतरी हूँ, लेकिन अपने असली रूप में। निहाल पीछे हट गया। मतलब तुम? लड़की ने सिर हिलाया। हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन अब मैं इंसानी रूप में हूँ, क्योंकि समय की कथा अधूरी है। मेरे अंदर वो आत्मा है जो कभी किसी बड़े राज की रक्षक थी। हवा में घंटियों की सी गूंज उठी। पेड़ की डालियों से हल्की नीली रोशनी झरने लगी। कबूतरी बालिका ने धीरे धीरे अपनी हथेली खोली, जिसमें एक छोटा सा पारदर्शक गोला था। उस गोले में कुछ झलक रहा था। गांव, बरगद, निहाल का घर और एक और व्यक्ति। वो चेहरा निहाल को जाना पहचाना लगा। ये कौन है? उसने पूछा। कबूतरी ने कहा, ये वो आत्मा है जिसने पूरे चक्र की शुरुआत की थी, वो जिसने अपनी लालच से आत्माओं को बांध दिया। निहाल के कानों में एक धीमी आवाज़ गूंजी, मुक्ति अधूरी है जब तक दोष स्वीकार न हो। जंगल का माहौल बदलने लगा। हवा में एक ठंडक आई और पेड़ मानो हिलने लगे हों। हर दिशा से नीली छायाएं उभरने लगीं। कबूतरी ने निहाल का हाथ थामा और कहा, अब हम आत्माओं की परिषद में चलेंगे, जहां सत्य का फैसला होगा।